2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद भारत के कई इलाकों में अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी है। फिर वो यूपी में हरित प्रदेश हो, गुजरात में सौराष्ट्र, तमिलनाडु में कोंगुनाडु, महाराष्ट्र में विदर्भ, बिहार में मिथिला या आसाम में बोडोलैंड। करंटली होम मिनिस्ट्री को अलग अलग 20 से ज्यादा नए राज्यों को बनाने की रिप्रेजेंटेशन मिली है। अगर इन सभी मांगों को स्वीकारा गया तो जल्द ही भारत में कम से कम 50 स्टेट्स होंगे। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को डिवाइड कर सकती है। 2 स्टेट्स या उनके रीजन्स को मिलाकर नया स्टेट बना सकती है या स्टेट का नाम भी बदल सकती है। इन डिसीजंस को लेने के लिए सिंपल पार्लियामेंट में मेजोरिटी की जरूरत होती है। इतनी सिंपल प्रोसीजर होने के बावजूद भी भारत में सिर्फ 28 स्टेट्स है, यहाँ की 130 करोड़ की जाइगेंटिक पॉपुलेशन के लिए। अब वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी 33 करोड़ की आबादी के लिए 50 स्टेट्स है, जापान में 12 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए 47 प्रीफेक्चर्स एंड जर्मनी में 8 करोड़ की आबादी के लिए 16 स्टेट्स है। भारत के अलावा सिर्फ चाइना है जहां काफी बड़े और पॉपुलर स्टेट्स है, लेकिन चाइना में कोई फेडरल सिस्टम नहीं है, यानी वहां के स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है, पूरी पावर सेंटर के पास ही होती है। तो वहां 10 स्टेट्स हो या 100 कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वाई वी नीड मोर स्टेट्स इन इंडिया? क्या नए स्टेट बनाने से कोई फायदा भी होगा? अच्छा लुक, करंटली इंडियन स्टेट्स काफी बड़े, कॉम्प्लेक्स एंड पॉपुलेटेड है। दुनिया के टॉप 20 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री सब डिविजन्स में से 9 भारत के ही है। दुनिया का सबसे बड़ा सब डिवीजन उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए। यूपी का एरिया यूनाइटेड किंगडम जितना है, जबकि उसकी पॉपुलेशन यूके से 3 गुना ज्यादा है। वेस्ट बंगाल का एरिया पोर्टुगल जितना है, बट पॉपुलेशन पोर्टुगल से 10 गुना ज्यादा है। सो यस, इन कंट्री साइज के एरिया और पॉपुलेशन को मैनेज करना किसी भी सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे में सिर्फ एक ही सीएम द्वारा पूरे राज्य पर प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता एंड कुछ इलाके चाहे ना चाहे डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। और फिलहाल भी मेजोरिटी ऐसे ही अंडर डेवलप इलाके हैं जहां से अलग स्टेट बनाने की मांग उठ रही है। हालांकि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि स्टेट के सेपरेट होने के बाद वो 100% ग्रो होगा। वो पूरी तरह वहाँ के रिसोर्सेज, पॉलिटिक्स और वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग होने के बाद दोनों ही स्टेट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2000 में 3 न्यू स्टेट्स बने थे, उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, झारखंड फ्रॉम बिहार एंड छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश। तीनों की परफॉर्मेंस देखे तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ एंड झारखंड उनके पेरेंट स्टेट से काइंड ऑफ सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ये सोचना लॉजिकल है कि छोटे राज्यों को एडमिनिस्टर और मेंटेन करना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए भारत के छोटे राज्य सोशल इंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा विकसित है, लाइक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम एंड गोवा। पहले राज्य लैंग्वेज, कल्चर एंड इथनिक डिफरेंसेस के कारण बनते थे। भारत का पहला राज्य भी लैंग्वेज के बेसिस पर ही बना था। 1956 के बाद भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिससे कई सारे स्टेट्स बने, जिनके बनने का मेन रीजन लैंग्वेज एंड इथनिसिटी ही था। लेकिन अब ये लैंग्वेज एंड कल्चरल रीजन सेकेंडरी हो गए हैं। अब डेवलपमेंट पहला प्राइमरी रीजन बन चुका है। जैसे कि पहले विदर्भ स्टेट की डिमांड कल्चरल डिफरेंसेस के वजह से थी, लेकिन अब ये मांग अंडर डेवलपमेंट की वजह से है, जो कि भारत की यूनिटी एंड ग्रोथ के लिए देखे तो अच्छा ही है। दैट की वी आर फोकसिंग मोर ऑन डेवलपमेंट। न्यू स्टेट बनाने से रीजन के डिस्टिंक्ट कल्चर को भी प्रिजर्व और प्रमोट किया जा सकता है। लाइक अपने पेरेंट स्टेट्स आसाम एंड बिहार से अलग होने के बाद ही नागाज, मिजोस एंड झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटी की आइडेंटिटी पूरे भारत में अलग तरीके से फेमस हुई। ऐसा ही हो सकता है कर्नाटका के तुलुस एंड वेस्ट बंगाल के नेपाली गोरखा लोगों के साथ। अगर तुलुनाडु एंड गोरखालैंड अलग स्टेट बने, नए स्टेट्स बनने से नई सिटीज भी उभरती है। तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश को फोर्सफुली नई राजधानी अमरावती बनानी पड़ी एंड अगर फ्यूचर प्लान सक्सेसफुल हुए तो न्यू अमरावती वन ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन सिटी बन सकती है। देहरादून, रायपुर और रांची तभी लोगों की जुबान पर आए जब वो नए स्टेट्स की कैपिटल बनी। लाइक लिटरली 2000 से पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि देहरादून में इंटरनेशनल स्टेडियम होगा एंड एयरपोर्ट होगा जो इंडिया की मेजर सिटीज से जोड़ सके, क्योंकि उस समय देहरादून यूपी के टॉप 10 सिटीज में भी नहीं आता था। हालांकि सिर्फ फायदा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। न्यू स्टेट बनाने पर इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग और लैंड डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। न्यू स्टेट बनाना काफी कॉस्टली भी हो सकता है। पूरा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, असेंबलीज, राजभवन बिल्डअप करना पड़ता है। लाइक झारखंड को सेपरेट होने के 19 साल बाद अपनी न्यू ग्रैंड असेंबली बनकर मिली थी। नए स्टेट में अलग स्टेट गवर्नमेंट एंड अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, जिससे सेंट्रल लेवल पर कंफ्यूजन बढ़ सकता है। हालांकि ये सारी प्रॉब्लम्स प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से
सॉल्व की जा सकती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि हम इंडियंस काफी क्रेजी है और कई लोग इस प्रोसेस को इमोशनली जोड़ लेते हैं। इंडिया में स्टेट का अलग होना इज लाइक कोई देश ही अलग हो रहा है, जैसे कि हमने क्रेजी ड्रामा देखा जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। सो दैट्स द बिग प्रॉब्लम। चलिए भारत की न्यू स्टेट्स डिमांड को सेपरेटली एनालाइज करते हैं। इनमें से कई डिमांड काफी जेन्युइन है जिससे वहाँ के लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ डिमांड काइंड ऑफ सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बिगेस्ट कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की। 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। दुनिया में सिर्फ 4 ही देश है जिनकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, इंक्लूडिंग इंडिया विथ 18 डिवीजन, 75 डिस्ट्रिक्ट्स एंड मैसिव कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। उत्तर प्रदेश को काइंड ऑफ अनगवर्नेबल प्रदेश कहा जा सकता है। ये इम्पॉसिबल है कि यूपी का कोई भी सीएम अपने कार्यकाल के दौरान सभी डिस्ट्रिक्ट्स की विजिट कर उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके, जिससे उत्तर प्रदेश में काफी अनइवन डेवलपमेंट हुआ है। फिलहाल यूपी की पोजीशन कई इकोनॉमिकल एंड सोशल इंडिकेटर्स में काफी नीचे है। एक्चुअली 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सजेस्ट किया था कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया जाए एज ए कैपिटल्स मेरठ, कानपुर एंड प्रयागराज, क्योंकि उन्हें डर था कि इतने एक्सट्रीमली लार्ज स्टेट के कारण उत्तर प्रदेश फ्यूचर में इंडिया की पॉलिटिक्स को नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा, जिससे दूसरे स्टेट्स के लिए काइंड ऑफ इनजस्टिस हो सकती है। और फिलहाल यही हो रहा है। यू नो दी सेइंग कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। इंडिपेंडेंस के बाद कई बार डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने यूपी को डिवाइड करने का प्रस्ताव रखा है। मोस्ट रिसेंट 2011 में यूपी की उस समय की सीएम मिस मायावती ने भी यूपी को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 भाग में डिवाइड करने का प्रस्ताव रखा था, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल एंड हरित प्रदेश। लेकिन उस समय की कांग्रेस लीड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। वेस्टर्न यूपी को एक अलग स्टेट हरित प्रदेश बनाने की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय लोक दल इसके समर्थन में है। प्रपोज्ड हरित प्रदेश में यूपी के 6 डिवीजन सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, अलीगढ़ एंड आगरा के 26 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कैपिटल शायद मेरठ या आगरा को रखा जाएगा। यूपी इकोनॉमिकली काफी डाइवर्स है। लुक एट द पर कैपिटा इनकम बाय यूपी डिस्ट्रिक्ट। ज्यादातर वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में हाई पर कैपिटा इनकम है कंपेयर टू सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी की शिकायत है कि वो यूपी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, बट यूपी गवर्नमेंट पूरा फोकस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूपी पर करती है। वेस्टर्न यूपी करीबन 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, बट यहाँ डेवलपमेंट के लिए काफी कम फंड एलोकेट होता है। हालांकि यूपी का कैपिटल स्टेट के सेंटर में है, बट बिकॉज ऑफ जाइगेंटिक साइज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल काफी दूर है। एंड यस, हाईकोर्ट। वेस्टर्न यूपी में लंबे समय से अलग हाईकोर्ट की ब्रांच बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि यूपी की फिलहाल की हाई कोर्ट प्रयागराज में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से मोर देन 500 किलोमीटर दूर है, यानी वेस्टर्न यूपी के लोगों के लिए नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट नजदीक है कंपेयर टू देयर ओन स्टेट हाई कोर्ट। सिमिलरली अवध प्रदेश, द सेंटर ऑफ यूपी। मिस मायावती के प्रपोज्ड अवध प्रदेश स्टेट में सेंट्रल यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट, जिनमें लखनऊ एंड कानपुर डिवीजन एंड अयोध्या डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी इंक्लूडेड है। यहाँ मेनली अवधी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि वेस्टर्न यूपी की ब्रज भाषा एंड ईस्टर्न यूपी की भोजपुरी से काफी अलग है। हालांकि अवध प्रदेश प्रपोज्ड स्टेट है, लेकिन लोकल पॉलिटिशियंस एंड लोकल लोगों में अलग स्टेट के लिए ज्यादा हाई डिमांड अभी तक नहीं देखी गई है। लेकिन यूपी के एक और रीजन पूर्वांचल में काफी हाई डिमांड है अलग स्टेट को लेकर। यूपी के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स भारत के वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। प्रपोज्ड पूर्वांचल स्टेट में यूपी के 8 डिवीजन्स देवीपंथ, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, आजमगढ़, प्रयागराज, वाराणसी एंड मिर्जापुर के करीबन 29 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कैपिटल मोस्ट प्रोबेबली वाराणसी होगा। अलग स्टेट बनाने के बाद भी पूर्वांचल की पॉपुलेशन वन ऑफ द हाईएस्ट होगी, करीबन 7.8 करोड़, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात। एक्चुअली पूर्वांचल का ग्लोरियस इतिहास रहा है, बट करंट सिचुएशन काफी अलग है। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन होने के बावजूद भी पूर्वांचल एग्रीकल्चर में पीछे है बिकॉज ऑफ लेट एंड स्लो स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन इंडस्ट्रीज बाकी रीजन्स के कंपेयर में कम है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है एंड पॉवर्टी हाई है। इसलिए यहाँ के लोगों को आशा है कि अलग स्टेट बनाने के बाद यहाँ प्रॉपर फोकस होगा एंड शायद ये रीजन डेवलप हो। यूपी का एक और अंडर डेवलप रीजन है बुंदेलखंड। एक्चुअली 1960 से अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग हो रही है। 2011 में जब मिस मायावती ने यूपी से अलग बुंदेलखंड राज्य प्रपोज्ड किया, तो बुंदेलखंड एकीकरण पार्टी एंड
बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रपोज्ड बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐड करने की डिमांड की। एमपी की भूतपूर्व सीएम उमा भारती ने भी 2014 में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का प्रॉमिस किया था। एक्चुअली बुंदेलखंड सूखे से प्रभावित रीजन है। गर्मियों में यहाँ वाटर स्कैरिटी खड़ी हो जाती है, इसीलिए एग्रीकल्चर भी प्रॉपर नहीं हो पाता। यहाँ फार्मर सुसाइड रेट काफी ज्यादा है। लेक ऑफ कनेक्टिविटी के कारण यहाँ इंडस्ट्रीज एंड अपॉर्चुनिटीज भी काफी कम है, जिससे सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही बुंदेलखंड से करीबन 30 लाख से ज्यादा लोग माइग्रेट हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ भी अलग स्टेट बनाने की मांग हो रही है, जहाँ से बुंदेलखंड का कैपिटल हो सकता है। हालांकि 2017 में मिस्टर योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल के लिए कई सारे प्रोजेक्ट प्लान किए गए हैं, लाइक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो इन रीजन्स को बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे ये होप है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़े, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़े एंड ओवरऑल रीजन की ग्रोथ हो सके। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। यूपी की तरह ही और भी कई स्टेट्स है जो एक्सट्रीमली लार्ज एंड पॉपुलस है, लाइक महाराष्ट्र। अब ओवरऑल महाराष्ट्र इकोनॉमिकली काफी आगे है, लेकिन महाराष्ट्र के रीजन्स के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइक कोंकण रीजन का एचडीआई केरला एंड गोवा से भी ज्यादा है, जबकि मराठवाड़ा का एचडीआई उत्तर प्रदेश एंड बिहार से भी कम है। वन ऑफ द हाईली वेल नोन सेपरेट स्टेटहुड डिमांड इज विदर्भ। ईस्टर्न महाराष्ट्र के अमरावती एंड नागपुर डिवीजन के 11 डिस्ट्रिक्ट अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं एज अ कैपिटल नागपुर। विदर्भ स्टेट की डिमांड करीबन 100 सालों से चली आ रही है, इवन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, जिसमें बॉम्बे स्टेट में से महाराष्ट्र को अलग बनाने की मांग थी। करंटली विदर्भ महाराष्ट्र का 31% एरिया एंड 21% पॉपुलेशन कवर करता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी कहा था कि मराठी स्पीकिंग लोग बहुत बड़े एरिया में फैले हैं, तो उनके मुताबिक भारत में एटलीस्ट 2 मराठी स्पीकिंग स्टेट्स तो बनने ही चाहिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस सभी रीजन्स को मिलाकर एक ही मराठी स्पीकिंग स्टेट बनाया गया। विदर्भ नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। महाराष्ट्र का करीबन 70% मिनरल्स विदर्भ ही प्रोड्यूस करता है। अकेला चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ही महाराष्ट्र का 30% मिनरल प्रोडक्शन करता है। ह्यूज कोल रिजर्व के कारण विदर्भ के थर्मल पावर प्लांट्स महाराष्ट्र का 67% पावर सप्लाई करते हैं। विदर्भ की इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी बिकॉज ऑफ लोट्स ऑफ रीजन फिलहाल विदर्भ महाराष्ट्र का बैकवर्ड रीजन है। एक्सेप्ट नागपुर, पूरा विदर्भ कई सोशल इंडिकेटर्स में काफी पीछे है। एक्चुअली विदर्भ भी सूखे से प्रभावित रीजन है, और ऊपर से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ कई बार वाटर स्कैरिटी खड़ी हो जाती है। यहाँ के फार्मर्स की लिविंग कंडीशन काफी पुअर है। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में करीबन 2 लाख फार्मर्स ने सुसाइड किया था, जिसमें से 70% विदर्भ से ही थे। विदर्भ की शिकायत है कि शुरू से ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स मुंबई पुणे सेंट्रिक रही है, इसीलिए कई बार विदर्भ को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही कई रीजंस के कारण विदर्भ स्ट्रगल कर रहा है, इसीलिए यहाँ के कई ऑर्गेनाइजेशन काफी लंबे समय से अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। 2014 इलेक्शन में भी बीजेपी ने वादा किया था कि वो अलग विदर्भ स्टेट बनाने पर जोर डालेंगे, जिसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी पावर में आई एंड मिस्टर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने, जो खुद विदर्भ रीजन से थे। उन्होंने विदर्भ को अलग स्टेट तो नहीं बनाया, बट कई सारे नए प्रोजेक्ट विदर्भ को एलोकेट किए गए एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की स्पीड भी बढ़ाई गई, लाइक मिहान मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एंड नागपुर मेट्रो रेल सर्विस, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। विदर्भ के साउथ वेस्ट में मराठवाड़ा रीजन आता है, जिसमें औरंगाबाद डिवीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मराठवाड़ा भी भारत के वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप रीजन में से एक है। यहाँ भी कई बार सेपरेट स्टेट की डिमांड उठी है एज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। ये भी काफी सूखे से प्रभावित है, लेकिन मराठवाड़ा विदर्भ की तरह काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मराठवाड़ा में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। यहाँ की मोस्ट ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट पूरा मराठवाड़ा रीजन फार्मलैंड से ही घिरा है एंड अनइवन मॉनसून के कारण पानी के लिए रिवर पर डिपेंडेंट है, जिसका ज्यादातर पानी वेस्टर्न महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट से आता है। बट यस, जैसे कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स वेस्टर्न रीजन पर कंसंट्रेटेड है, इसीलिए मराठवाड़ा पर भी पूरा फोकस नहीं किया जाता। हालांकि यहाँ की लोकल पब्लिक में अलग स्टेट के लिए कोई हाई डिमांड नहीं देखी गई है। वैसे पूरा डेक्कन प्लेटो ड्राफ्ट प्रोन रीजन है। ये भारत का वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप रीजन भी है, इसलिए यहाँ कई सारे सेपरेट स्टेटहुड डिमांड है। तेलंगाना तो अलग हो गया, अब विदर्भ, मराठवाड़ा एंड एक और डिमांड है कर्नाटका में नॉर्थ कर्नाटका या करुनाडु। नॉर्दर्न कर्नाटका के 13 डिस्ट्रिक्ट्स अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं एज अ कैपिटल बेलगावी। कर्नाटका कल्चरली 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ कर्नाटका भी अगेन 2 जोन्स में डिवाइडेड है। बॉम्बे कर्नाटका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था एंड हैदराबाद कर्नाटका जो हैदराबाद स्टेट का पार्ट था। एक्चुअली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त कर्नाटका एकीकरण मूवमेंट का एपिसेंटर नॉर्थ कर्नाटका ही था। यहाँ के कई सोशल वर्कर्स एंड लीडर्स लाइक अल्लूरू वेंकटरामा राव
राव ने ही कन्नड़ा स्पीकिंग रीजन्स को मिलाकर अलग स्टेट बनाने की मांग की थी। एंड आज हालत ऐसे है कि अब खुद नॉर्थ कर्नाटका अलग होना चाहता है। नॉर्थ कर्नाटका की शिकायत है कि कर्नाटका की पॉलिटिक्स साउथ में ही कंसंट्रेटेड है। पूरा डेवलपमेंट साउथ कर्नाटका में बेंगलुरु मैसूर बेल्ट में ही हो रहा है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कैपिटल बेंगलुरु भी मोर देन 400 किलोमीटर दूर है। एचडीआई एंड पर कैपिटा इनकम जैसे सोशल इंडिकेटर्स में अब नॉर्थ एंड साउथ डिवीजन क्लियरली देख सकते हैं। 2000 के बाद तो एक्सट्रीमली अंडर डेवलप हैदराबाद कर्नाटका में गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस के कारण स्ट्रॉन्ग सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड उठी थी। यहाँ कई बंद और रैलियां हुई थी, जिसके बाद 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हैदराबाद कर्नाटका को आर्टिकल 371J के अंडर स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिसमें सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज में वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स और लोगों के लिए 70 to 85% सीट्स रिजर्व की गई। 2500 करोड़ के फंड्स भी एलोकेट किए गए रीजन के डेवलपमेंट के लिए। हालांकि इतना सब करने के बावजूद भी रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी का रेट अभी भी हाई है। यहाँ से सेपरेट स्टेट की डिमांड तो बहुत हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ कर्नाटका भी मराठवाड़ा रीजन की तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। फिलहाल ये रीजन अपने डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह साउथ कर्नाटका के फंड्स पर डिपेंडेंट है। तो अगर नॉर्थ कर्नाटका को अलग स्टेट बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें एक बेस तैयार करना होगा, जिससे रीजन की इकोनॉमी चल सके और वह सेल्फ सफिशिएंट हो सके। एंड यही बात सभी सेपरेट स्टेटहुड डिमांड के लिए भी लागू होती है। कर्नाटका में ही एक और रीजन है जो मेनली लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग होना चाहता है। साउथ वेस्ट कर्नाटका के तुलु स्पीकिंग लोग डिकेड से अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। कर्नाटका के उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा एंड केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर अलग तुलुनाडु स्टेट बनाने की डिमांड है। बेंगलुरु यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है एंड मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल की हकदार भी। तुलु एक सेपरेट द्रविडियन लैंग्वेज है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सिग्निफिकेंट अमाउंट में तुलु स्पीकिंग लोग रहते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त भी लिंग्विस्टिक बेस पर यहाँ से अलग स्टेट की डिमांड उठी थी, लेकिन इस रीजन को कर्नाटका एंड केरला में बांट दिया गया। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तुलु लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है एंड कई बार कन्नड़ा इम्पोजिशन का भी आरोप लगा है। प्रीडोमिनेंटली तुलु स्पीकर्स होने के बावजूद भी दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में तुलु को ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला है। जब बेंगलोर का नाम बदलकर मंगलुरु किया गया तब यहाँ से विरोध हुआ था, क्योंकि मंगलुरु नाम कन्नड़ा लैंग्वेज में है एंड मंगलोर के लिए तुलु लैंग्वेज में अलग नाम है कुडला। इसलिए तुलु स्पीकर्स अपनी सिटी मंगलोर का नाम कुडला रखने की मांग कर रहे थे। तुलुनाडु में केरला की तरह ही टूरिज्म के लिए हाई पोटेंशियल है। ये रीजन साउथ वेस्ट इंडिया का काइंड ऑफ एजुकेशनल हब भी है। यहाँ के कई सारी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में केरला एंड कर्नाटका के हजारों स्टूडेंट स्टडी के लिए आते हैं। गाइस, डेक्कन प्लेटो का एक और रीजन रायलसीमा भी सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है। अभी 2014 में ही तेलंगाना अलग हुआ था एंड इट्स क्रेजी कि उसी स्टेट से अगेन अलग स्टेट की डिमांड हो रही है। साउथ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश का ये रीजन भी सूखे से प्रभावित है, जहाँ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं है। फॉर्मली रायलसीमा लैंडलॉक्ड रीजन था, जिसमें आंध्र प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, बट रिसेंटली हुए आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद रायलसीमा में नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए। श्री बालाजी डिस्ट्रिक्ट को नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा मिला, जिससे अब रायलसीमा के पास भी शॉर्ट कोस्ट लाइन है। वैसे जिस कारण की वजह से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, उसी रीजन के चलते रायलसीमा भी अलग होना चाहता है। इवन के यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में रायलसीमा तेलंगाना से भी ज्यादा अंडर डेवलप एंड बैकवर्ड था। करंटली कोस्टल आंध्रा उतना ही अमीर है जितना रायलसीमा गरीब। रायलसीमा की शिकायत है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ कोस्टल आंध्रा को ही डेवलप किया है, स्पेशली विजयवाड़ा गुंटूर बेल्ट। आंध्र प्रदेश के विभाजन के वक्त भी रायलसीमा ने मांग की थी कि कर्नूल को कैपिटल बनाया जाए ताकि रीजन का विकास हो सके, बट पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के चलते न्यू प्लान कैपिटल अमरावती बनाने की घोषणा हुई, जो अगेन कोस्टल रीजन में ही था। रायलसीमा राष्ट्र समिति सेपरेट रायलसीमा स्टेट के फुल सपोर्ट में है। नेक्स्ट इज कोंगुनाडु। मोस्ट प्रोमिनेंट साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु इस मामले में कैसे पीछे रह सकता है। वेस्टर्न तमिलनाडु के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर सेपरेट स्टेट कोंगुनाडु बनाने की मांग है। कोंगुनाडु कल्चरली तमिलनाडु से थोड़ा अलग है, बट यहाँ की लोकल पब्लिक में सेपरेट स्टेट को लेकर ज्यादा डिमांड नहीं देखी गई है, क्योंकि तमिलनाडु भारत के सिर्फ कुछ उन स्टेट्स में से है जहाँ के सभी रीजन्स में काइंड ऑफ इक्वल डेवलपमेंट हुआ है। सीधे एचडीआई मैप। एक्चुअली कोंगुनाडु रीजन के बाहर भी कई डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ हाई एज वेल एज लो एचडीआई है। एंड इवन अगर हम तमिलनाडु की टॉप 10 सिटीज को भी देखें तो वो पूरे स्टेट्स में इक्वली फैली हुई है। तो इकोनॉमिकली एंड सोशियली कोंगुनाडु ना ही बैकवर्ड है और ना ही डेवलप कंपेयर टू रेस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट्स ऑल किंडा सिमिलर, बट स्टिल जैसे कि कैपिटल चेन्नई कोंगुनाडु से काफी दूर है, इसीलिए यहाँ के कई पॉलिटिशियंस की शिकायत है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ प्रॉपर फोकस नहीं करती। बीजेपी के कई पॉलिटिशियंस एंड लोकल पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कोंगुनाडु मुन्नेत्र
क्षेत्र काड़गाम एंड कोंगू वेल्लाला गाउंडरगर पेरावाई सेपरेट स्टेट को सपोर्ट करते हैं। सो वी कैन से कि कोंगू नाडु की डिमांड इज मोर इंक्लाइंड टू पॉलिटिक्स रेदर देन द डिमांड ऑफ लोकल पब्लिक। लेट्स मूव टू द फार नॉर्थ, जम्मू कश्मीर। 2019 में स्टेट को डिवाइड कर 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बनाई गई। इससे पहले ये फॉर्मल स्टेट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेट था विथ 3 डिफरेंट जियोग्राफी, 3 डिफरेंट रिलीजन, 3 डिफरेंट कल्चर एंड टन्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण लद्दाख ऑलवेज नेग्लेक्ट होता था एंड आखिरकार 2019 में लद्दाख रीजन की कई सालों की डिमांड पूरी हुई एंड लद्दाख अलग यूटी बना। एंड अब हाई डिमांड है कि जम्मू को भी अलग स्टेट बनाया जाए। जम्मू डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिन्हें पीर पंजाल रेंज कश्मीर वैली से अलग करती है। जम्मू डिवीजन कल्चरली, लिंग्विस्टिकली एंड रिलीजियसली पूरी तरह कश्मीर वैली से अलग है। कश्मीर वैली पिछले 32 सालों से कॉन्फ्लिक्ट में है। यहाँ टेररिज्म भी बढ़ा था एंड जैसे कि जम्मू को भी कश्मीर के साथ ही जोड़कर देखा जाता है एज अ पार्ट ऑफ वन स्टेट, इसीलिए जम्मू की भी इमेज खराब हो रही है। लेकिन जम्मू रीजन काइंड ऑफ पीसफुल है। जम्मू ने कई सालों से मिलिटेंट एक्टिविटीज को अवॉइड किया है, बट जम्मू की शिकायत है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण जम्मू को हर बार नेग्लेक्ट किया जाता है। जम्मू में ना ही प्रॉपर फंड एलोकेट होता है एंड ना ही कोई डेवलपमेंट हो रहा है। कश्मीर में हो रहे टेररिज्म के कारण पीसफुल जम्मू पीछे ड्रैग हो रहा है। हालांकि जम्मू को अलग स्टेट बनाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि पहले ही कश्मीर में हालत ठीक नहीं है एंड अगर जम्मू कश्मीर को रिलीजियस लाइन पर डिवाइड किया गया तो इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि ओवरऑल जम्मू डिवीजन हिंदू मेजोरिटी है बट डिस्ट्रिक्ट्स वाइज ये काफी डाइवर्स है। कठुआ, जम्मू, सांबा और उधमपुर में तो प्रीडोमिनेंटली हिंदू मेजोरिटी है। रायसी में हिंदू एंड मुस्लिम ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबा एंड किश्तवाड़ में मुस्लिम मेजोरिटी है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बीच प्रॉपर बाउंड्री बनाना काफी मुश्किल होगा। नाउ टेल मी व्हाट्स द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? यस, राजस्थान। तो ऑब्वियसली यहाँ भी सेपरेट स्टेट की डिमांड है। द डेजर्ट स्टेट मरु प्रदेश। एक्चुअली जब राजस्थान को क्रिएट किया गया था तभी प्रिंसली स्टेट्स जोधपुर और बीकानेर ने स्ट्रांगली विरोध किया था एंड सेपरेट स्टेट मरु प्रदेश को बनाने की मांग की थी क्योंकि तब राजस्थान एक्सट्रीमली बड़ा बन रहा था। फिलहाल राजस्थान दुनिया के 110 देशों से बड़ा है। वेस्टर्न राजस्थान को अरावली रेंज ईस्टर्न पार्ट से अलग करती है एंड दोनों रीजन की जियोग्राफी और क्लाइमेट एकदम अलग है। प्रपोज्ड मरु प्रदेश में वेस्टर्न राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। कैपिटल मोस्ट प्रोबेबली जोधपुर या बीकानेर को रखा जाएगा। मरु प्रदेश इसलिए अलग होना चाहता है क्योंकि उनकी शिकायत है कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक ये इलाका डेवलप नहीं हो पाया है। स्टेट गवर्नमेंट ने इस रीजन को नेग्लेक्ट किया है। पूरा फोकस सिर्फ ईस्टर्न राजस्थान पर ही हुआ है। यहाँ से कैपिटल जयपुर भी मोर देन 400 किलोमीटर दूर है। प्रॉब्लम ये है कि मरु प्रदेश पूरा रेगिस्तान से घिरा है एंड बिकॉज ऑफ लेस अटेंशन ना ही यहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी है और ना ही प्रॉपर इंडस्ट्रीज। मरु प्रदेश में राजस्थान की करीबन 40% से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है बट वो सिर्फ 15% राजस्थान की टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में हिस्सा रखता है। यहाँ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी रेस्ट ऑफ राजस्थान से ज्यादा है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि मरु प्रदेश बनाया जाए ताकि रीजन पर प्रॉपर फोकस हो सके। अच्छा, साउथ राजस्थान से सटे ट्राइबल इलाके में भी न्यू स्टेट की डिमांड है। लंबे समय से यहाँ के मेजोरिटी भील ट्राइबल लोग अलग स्टेट भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। भील ट्राइब भारत की वन ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटी में से एक है जो 4 स्टेट्स राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में डिवाइडेड है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि पूरे भील डोमिनेंट एरिया को एक किया जाए। प्रपोज्ड भील प्रदेश में साउथ राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़, ईस्टर्न गुजरात के पंचमहाल, गोधरा, दाहोद एंड डांग, मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर एंड धार और नॉर्दर्न महाराष्ट्र के नंदुरबार, धुले और नासिक डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। हालांकि स्टेट की डिमांड कल्चरल और ट्राइबल बेसिस पर है, लेकिन इकोनॉमिकली एंड सोशली भी ये रीजन काफी बैकवर्ड है। अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखें तो इट्स क्लियर कि यहाँ के रिसोर्सेज तो पूरे यूज किए गए हैं, लेकिन इस ट्राइबल इलाके पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। इवन गुजरात एंड महाराष्ट्र के भी वन ऑफ द मोस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट्स इसी रीजन में आते हैं। स्पेसिफिकली इसी डिमांड को लेकर पॉलिटिकल पार्टी बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी बनी है एंड यहाँ के लोकल पब्लिक में भी सेपरेट स्टेट की हाई डिमांड है। वैसे गुजरात को भारत का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट माना जाता है, लेकिन क्या यहाँ भी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका की तरह ही रीजनल डिफरेंस है? लेट्स सी। गुजरात के बड़े रीजन सौराष्ट्र में भी सेपरेट स्टेटहुड डिमांड है, जिसे काठियावाड़ भी कहा जाता है। सौराष्ट्र के 11 डिस्ट्रिक्ट सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं एज ए कैपिटल राजकोट। एक्चुअली इंडिपेंडेंस से पहले तक सौराष्ट्र गुजरात का पार्ट था ही नहीं। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे। सौराष्ट्र को लिंग्विस्टिक स्टेट के बेस पर पहले बॉम्बे एंड फिर 1960 में गुजरात स्टेट में मर्ज कर दिया गया था। 2001 में इसी डिमांड को लेकर सौराष्ट्र संकलन समिति बनी थी, जिनकी सेपरेट स्टेट के
लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड है। उनकी शिकायत है कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने सौराष्ट्र को नेग्लेक्ट किया है एंड पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अहमदाबाद सूरत बेल्ट में ही हुआ है। अगर सोशल इंडिकेटर्स को देखें तो गुजरात में लोएस्ट HDI दाहोद में है, जो कि भील प्रदेश की डिमांड में इंक्लूडेड है। लेकिन सौराष्ट्र तो एक्चुअली बाकी गुजरात से आगे है। इवन पॉवर्टी रेट में भी सौराष्ट्र काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गुजरात की टॉप 10 में से 5 सिटी सौराष्ट्र में है, जबकि सौराष्ट्र में गुजरात की करीबन सिर्फ 30% पॉपुलेशन ही रहती है। सौराष्ट्र में प्रॉब्लम यह है कि यह भी सूखे से प्रभावित रीजन है एंड यहाँ पानी की काफी समस्या है। लेकिन सरदार सरोवर बनने के बाद नर्मदा का पानी यहाँ पहुँचाया जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो रही है। सौराष्ट्र में इंडस्ट्रीज तो है, लेकिन एरिया वाइज बाकी गुजरात से काइंड ऑफ कम अमाउंट में है, इसलिए यहाँ से सेंट्रल और साउथ गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स में हाई आउट माइग्रेशन होता है। हालांकि यहाँ के लोकल पब्लिक में सेपरेट स्टेट की हाई डिमांड नहीं देखी गई है। ये कुछ तमिलनाडु के कोंगुनाडु जैसी सिचुएशन है, जिसमें लोगों से ज्यादा पॉलिटिक्स अलग स्टेटहुड डिमांड में इन्वॉल्व है। ऐसी ही सिमिलर डिमांड कच्छ में भी है, भारत का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अराउंड 24% एरिया ऑफ गुजरात। कच्छ भी हमेशा से ही अलग प्रिंसली स्टेट था। ये कल्चरली भी दोनों सौराष्ट्र एंड बाकी गुजरात से अलग है। यहाँ मेनली कच्छी बोली जाती है, जो कि सिंधी का डायलेक्ट है। पास्ट में यहाँ भी सेपरेट स्टेट की हाई डिमांड उठी थी, लेकिन 2001 में अर्थक्वेक के बाद कच्छ डिस्ट्रॉय हो गया था। तब गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने कच्छ पर कंसंट्रेट किया, पूरा कच्छ रीबिल्ड हुआ। यहाँ कई इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई, रण उत्सव के द्वारा टूरिज्म भी बढ़ा एंड नाउ दी सेपरेट स्टेटहुड डिमांड इज डाइंग। एंड हाँ, बुंदेलखंड की तो बात की हमने, लेकिन उसी तरह प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के रीजंस के चलते एक्सट्रीमली लार्ज मध्य प्रदेश से भी मालवा और महाकौशल स्टेट को अलग बनाने की मांग है एज अ कैपिटल इंदौर एंड जबलपुर। लेट्स मूव टुवर्ड्स बिहार। बिहार एरिया वाइज तो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट बिहार की पॉपुलेशन इज ह्यूज। बिहार की पॉपुलेशन फिलीपींस, तुर्की एंड जर्मनी जैसे देशों से भी ज्यादा है। करंटली बिहार भारत का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है और बिहार में मिथिला रीजन सबसे बैकवर्ड है। सो बैकवर्ड के अंदर भी बैकवर्ड। जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ मिथिला। गंडक रिवर के ईस्ट का पूरा रीजन हिस्टोरिकली मैथिली स्पीकिंग रहा है, जो दशकों से सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है। ये मांग दोनों ही लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिकल बेसिस पर है, क्योंकि मिथिला का कल्चर तो बिहार के प्रीडोमिनेंट भोजपुरी कल्चर से अलग है ही, और तो और मिथिला इकोनॉमिकली भी काफी पीछे है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज मिथिला के सेपरेट स्टेटहुड के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड कर रहे हैं। इवन के बिहार की फॉर्मल सीएम मिसेस राबड़ी देवी ने भी इसका सपोर्ट किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्रेजी बिहारी पॉलिटिक्स ये राज्य अभी तक नहीं बन पाया है। प्रपोज्ड मिथिला स्टेट में बिहार के लगभग 24 और झारखंड के 6 मैथिली स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, विथ कैपिटल बेगूसराय। वैसे मैथिली स्पीकिंग लोग नेपाल में भी रहते हैं और वहाँ भी आरोप है कि नेपाली गवर्नमेंट उन्हें नेग्लेक्ट करती है एंड उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहाँ 2015 में स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते नेपाल गवर्नमेंट को अलग मैथिली मेजोरिटी प्रोविंस मध्य प्रदेश को बनाना पड़ा था। अब सिमिलर डिमांड इंडियन मैथिली स्पीकिंग लोगों में भी है। एक्चुअली मिथिला रीजन की मेन प्रॉब्लम है फ्लड्स। यहाँ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने फ्लड को रोकने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हर साल ऑलमोस्ट 80% मिथिला फ्लड से इफेक्ट होता है, जिसने पॉवर्टी की काइंड ऑफ नेवर एंडिंग चेन बना दी है। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण एजुकेशन भी बहुत खराब कंडीशन में है। मिथिला में हर 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 7 कॉलेजेस है, जबकि ओवरऑल इंडिया में एवरेज 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए 29 कॉलेज है। ऐसे में यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है, जिससे लाखों लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं। मिथिला के अराउंड 50% से ज्यादा घरों में से कोई न कोई काम के लिए दूसरी जगह माइग्रेट हुआ है। मिथिला के लोगों को आशा है कि सिर्फ अलग स्टेट बनने के बाद ही उनका विकास हो सकता है। मिथिला जैसी ही सिमिलर कंडीशन ओडिशा में भी है। वेस्टर्न ओडिशा के 10 डिस्ट्रिक्ट्स पिछले 30 सालों से अलग कौशल स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। इस डिमांड में कई बार साउथ वेस्ट ओडिशा के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि कौशल मुक्ति बहिनी, वेस्टर्न ओडिशा युवा मंच, कौशल यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी इस डिमांड को लीड कर रही है। वेस्टर्न ओडिशा की शिकायत है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी तरह सिर्फ कोस्टल रीजन पर ही कंसंट्रेट किया है। पूरा डेवलपमेंट कोस्टल ओडिशा में ही हुआ है। करंटली वेस्टर्न ओडिशा कोस्टल ओडिशा से बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। कौशल मिनरल रिच रीजन है, लेकिन बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ये काफी अंडर डेवलप रहा है। बट अगर हम ओडिशा का HDI देखें तो वेस्टर्न और कोस्टल ओडिशा में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। लेकिन हाँ, HDI के मामले में साउथ ओडिशा मोस्ट बैकवर्ड है, जिन्हें भी कौशल में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है। बौद्ध, सोनेपुर, बालानगीर और नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो 60% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है। सिचुएशन को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी। ओडिशा के टोटल बजट में से सिग्निफिकेंट अमाउंट इस काउंसिल को एलोकेट किया गया
गया। बट क्रेजी बात यह है कि इस काउंसिल का हेडक्वार्टर वेस्टर्न ओडिशा में रखने के बजाय स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर में रखा गया। कौशल कल्चरली भी बाकी ओडिशा से अलग है। यहाँ मेनली संबलपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, जिसे कुछ लोग ओडिया का ही डायलेक्ट मानते हैं और कुछ लोग अलग इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मानते हैं। स्टेट डिमांड के लिए यहाँ कई प्रोटेस्ट और बंद भी हुए हैं। कौशल स्टेट डिमांड भारत के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेटहुड डिमांड्स में से एक है। ओके, बात करते हैं नेबर वेस्ट बंगाल की। गोरखालैंड 1907 से वेस्ट बंगाल से अलग होने की मांग कर रहा है, इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस। नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के नेपाली स्पीकिंग गोरखा पीपल्स कल्चरल और लिंग्विस्टिक रीजंस के चलते दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ पार्ट्स को मिलाकर अलग स्टेट गोरखालैंड की डिमांड कर रहे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट एंड अखिल भारतीय गोरखा लीग इस डिमांड का नेतृत्व कर रहे हैं। गोरखालैंड वेस्ट बंगाल से कल्चरली, इथनिकली, लिंग्विस्टिकली एंड जियोग्राफिकली हर तरीके से अलग है। गोरखालैंड स्टेटहुड डिमांड भारत का सबसे वायलेंट स्टेटहुड डिमांड है। इसके चलते अब तक 1200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई हिंसा के बाद 2011 में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ एंड गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई। ये एक सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो स्पेसिफिकली उस रीजन के डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए बनाई जाती है एंड वहाँ इलेक्शन भी अलग से होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई। 2017 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि राज्य के सभी स्कूलों में बंगाली लैंग्वेज कंपलसरी की जाए। तब गोरखालैंड में प्रोटेस्ट फूट निकली क्योंकि यहाँ मेजोरिटी नेपाली स्पीकिंग लोग रहते हैं, सो उनके मुताबिक उन पर बंगाली इम्पोजिशन हो रहा है। एक्चुअली पूरे नॉर्थ बंगाल को भी अलग स्टेट बनाने की मांग है। एज ए कैपिटल सिलीगुड़ी। नॉर्थ बंगाल में 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जहाँ के लोगों की शिकायत है कि स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर्थ बंगाल को नेग्लेक्ट किया है। वो पूरी तरह साउथ में कैपिटल कोलकाता के आसपास ही डेवलपमेंट में फोकस करती है। अगर हम वेस्ट बंगाल के एसडीआई को देखें तो यह नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल से ज्यादा बैकवर्ड है। इसके लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की क्रेजी जियोग्राफी। यहाँ से नेपाल, बांग्लादेश और भूटान ये 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स काफी नजदीक है, जिससे यहाँ के अर्बनाइजेशन पर कभी भी प्रॉपर फोकस नहीं किया गया। नॉर्थ बंगाल की इकोनॉमी भी टी गार्डनिंग और टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, जिसमें समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यहाँ से कैपिटल कोलकाता भी मोर देन 400 किलोमीटर दूर है। बीजेपी के कई रीजनल लीडर्स ने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया है। यहाँ वैसे एक और डिमांड है, कमतापुर स्टेट, जो कि कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की है। उनकी मांग है कि पूरे नॉर्थ बंगाल में आसाम के 4 और बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट किशनगंज को मिलाकर ग्रेटर कमतापुर बनाया जाए। इस रीजन में प्रीडोमिनेंटली कोच राजवंशी लोग रहते हैं, जिनकी लैंग्वेज राजवंशी काइंड ऑफ बंगाली एंड आसामीज का मिक्सचर है। वैसे दोस्तों नॉर्थ बंगाल काफी कॉम्प्लेक्स रीजन है। यहाँ नेपाली, बंगाली एंड राजवंशी लोग एक साथ ही रहते हैं। उनकी सेपरेट स्टेटहुड डिमांड्स भी एक दूसरे पर ओवरलैप होती है। ऊपर से रीजन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भारत के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बिकॉज ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो नॉर्थ बंगाल का स्टेबल रहना भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर सेपरेट स्टेट बनाया भी जाए तो उसे यूनियन टेरिटरी ही बनाना चाहिए, जो सिक्योरिटी रीजन के लिए बेस्ट होगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये भारत का सबसे डाइवर्स इलाका है। यहाँ टॉन्स ऑफ सेपरेट स्टेट्स की डिमांड है। वैसे पहले ही नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा स्टेट्स बन चुके हैं। यहाँ के सिर्फ 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 8 डिफरेंट स्टेट्स है, जो कि भारत के किसी भी एरिया से बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे मेजर और ओल्डेस्ट स्टेटहुड डिमांड है बोडोलैंड की। वेस्टर्न आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में रहते बोडो पीपल प्लेन एरिया के लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। 1980 के बाद रीजन के आइसोलेशन और बैकवर्डनेस के कारण डजन्स ऑफ बोडो ऑर्गेनाइजेशन ने बोडोलैंड स्टेट की हाई डिमांड शुरू की। बोडो पीपल कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली आसामीज लोगों से एकदम अलग है। प्रोपोज्ड बोडोलैंड में आसाम के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। एज अ कैपिटल कोकराझार। यहाँ सिग्निफिकेंट बोडो पॉपुलेशन है। इस डिमांड के चलते बहुत वायलेंस हुआ। तो 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट और बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के बीच पीस एग्रीमेंट साइन हुआ एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की रचना हुई, जिसको सेपरेट पावर भी दी गई। फिलहाल बीटीसी में आसाम के 5 बोडो मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हालांकि सेपरेट स्टेट की डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। साउथ आसाम से भी एक सेपरेट स्टेट की डिमांड है। साउदर्न आसाम के 3 बंगाली मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट सेपरेट बराक स्टेट की मांग कर रहे हैं। एज अ कैपिटल सिलचर। एक्चुअली यहाँ सदियों से नेटिव बंगाली स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, लेकिन पार्टीशन एंड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान कई बंगाली लोग यहाँ इमिग्रेट हुए, जिसके कारण यहाँ फिलहाल 80% से ज्यादा बंगाली लोग ही रहते हैं एंड यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी बंगाली है। बराक वैली इतनी अलग है कि आसाम का पार्ट होने के बावजूद यहाँ आसामीज लैंग्वेज टॉप 5 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में भी नहीं आती। यहाँ के बंगाली लोगों की शिकायत है कि आसाम से
लिंग्विस्टिकली अलग होने के कारण आसामीज गवर्नमेंट ने उन पर ध्यान दिया ही नहीं। गवर्नमेंट का पूरा फोकस नॉर्थ में आसामीज मेनलैंड ब्रह्मपुत्र वैली पर ही है। पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म से लगता पूरा विकास ब्रह्मपुत्र वैली में ही हुआ है, जो कि हम स्टेटिस्टिक्स के आधार पर भी देख सकते हैं। बराक रीजन में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अपर आसाम की तुलना में बहुत ज्यादा है। बराक रीजन की इकोनॉमी टी गार्डनिंग पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ लार्ज ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज मिले हैं जो कि इस रीजन को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हिंदूज सिर्फ कुछ परसेंटेज से ही मेजोरिटी में है, मुस्लिम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसीलिए यहाँ बहुत रिलीजियस कम्युनल वायलेंस हुआ है। तो इसको अलग स्टेट के बजाय यूनियन टेरिटरी बनाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा ही सिमिलर केस है त्रिपुरा में, बट वहाँ बंगाली नहीं बल्कि नेटिव त्रिपुरी लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। आफ्टर पार्टीशन त्रिपुरा में बंगाली इमिग्रेशन के कारण क्रेजी डेमोग्राफिक चेंज हुआ एंड अब वहाँ बंगाली लोग मेजोरिटी में है। हालांकि लगभग सभी बंगाली बांग्लादेश की बॉर्डर से सटे त्रिपुरा के सिर्फ 30% एरिया में ही कंसंट्रेटेड है। बचा हुआ 70% एरिया अभी भी त्रिपुरी डोमिनेटेड है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन काफी कम है एंड उन्हें डर है कि कहीं ये इलाका भी वो खो ना दे। इसलिए टू सिक्योर द इंडिजिनियस त्रिपुरी आइडेंटिटी त्रिपुरालैंड स्टेट या यूटी की हाई डिमांड है। वैसे इकलौती ऐसी डिमांड है जिसमें प्रोपोज्ड स्टेट उसके पेरेंट स्टेट से बहुत बड़ा होगा। सिमिलरली मेघालय, करंटली मेघालय में 2 मेजर इथनिसिटी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज खासी बोलने वाले लोग और तिबेटो बर्मन लैंग्वेज गारो बोलने वाले लोग, जो कि एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसीलिए गारो स्पीकिंग लोग सेपरेट गारोलैंड की डिमांड कर रहे हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट में और भी कई सारी छोटी यूनियन टेरिटरीज बनाने की डिमांड है। लाइक आसाम में कर्बी ट्राइब अलग कर्बी अंगलोंग यूटी, दिमासा ट्राइब अलग दिमाराजी यूटी, मणिपुर में कुकी ट्राइब अलग कुकीलैंड और मिजोरम में चकमा पीपल अलग चकमालैंड यूटी की डिमांड कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट और मेजोरिटी कम्युनिटी द्वारा उन पर डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड उनको भी अपना इंडिजिनियस कल्चर बचाना है। वैसे दोस्तों इंडिया इतना डाइवर्स है कि यहाँ के हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग स्टेट बनाया जा सकता है, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो व्हाट वी नीड कि भारत में फिर से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड कर नए स्टेट्स बनाए, जिसे सभी रीजन पर प्रॉपर फोकस किया जा सके। क्योंकि लास्ट जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जिसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बने थे, उसको हुए पूरे 60 से ज्यादा साल हो चुके हैं। वैसे आप इनमें से कौन कौन सी सेपरेट स्टेटहुड डिमांड को सपोर्ट